हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर जो देखा था उसमें हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि उस चैप्टर के अंदर आकर हमने क्या समझने की कोशिश करी थी। हमने देखा बेटा कि किस तरीके से इंडिया के लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड किया गया और किस तरीके से ब्रिटिशर से हम आजाद हुए, वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि हम तो पूरी तरीके से फुल इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग जगह जगह तक लोगों तक पहुंची। रोमेटिसिज्म की आइडियोलॉजी भी हम इसमें समझेंगे, जो कि आप यूरोप चैप्टर के अंदर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में किस तरीके की सिचुएशन हो रही थी। हमने देखा कि वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ जाने से कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स को बढ़ाया गया, साथ के साथ फोर्स रिक्रूटमेंट करी गई बेटा किसानों की, और साथ के साथ हमने क्या पढ़ा बेटा कि फूड शॉर्टेजेस हो गए, जिससे 12 से 13 मिलियन लोग पेरिश हुए। उसके बाद हमने देखा महात्मा गांधी की एंट्री को, कि महात्मा गांधी की एंट्री होती है बेटा, और महात्मा गांधी की एंट्री होती है, महात्मा गांधी आते हैं जनवरी 1915 में इंडिया के अंदर। साउथ अफ्रीका में वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। स्किन को कलर को लेकर जो भेदभाव किया जाता है उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, उसको हमने समझने की कोशिश करी और वहां पे महात्मा गांधी ने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लॉन्च किया। सत्याग्रह जिसमें हम बात करते हैं द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़ी से बड़ी बैटल को जीत सकते हैं। सबसे पहले वो गए कहां पे बेटा, चंपारण बिहार में, और वहां पे इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर सत्याग्रह को लॉन्च किया। उसके बाद वो गए बेटा कहां पे, खेड़ा गुजरात में, और वहां पे उन्होंने क्या किया बेटा, खेड़ा गुजरात में उन्होंने प्लांटेशन वर्कर्स की रेवेन्यू रिलैक्सेशन की डिमांड के साथ सत्याग्रह लॉन्च किया। और उसके बाद महात्मा गांधी गए अहमदाबाद गुजरात में और वहां पे कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमसे वादा किया गया था कि हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बदले में हमें दिया गया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट जिसमें कहा जाता है कि कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगा तो उसे बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को ब्लैक लॉ कहा, यानी कि काला कानून कहकर पुकारा, और इसके खिलाफ हड़ताल शुरू करी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जो हड़ताल शुरू हुई, उस हड़ताल ने थोड़ा हिंसा वाला माहौल लिया और स्पेशली अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने से बेटा आसपास के लोगों को पता नहीं था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, जिसमें काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं बेटा, इकट्ठे होते हैं बैसाखी का फेयर मनाने के लिए। जनरल डायर को ये बात पता चलती है और वो सबके ऊपर गोली चलवा देता है, इसमें काफी सौ लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ, इस इंसिडेंट के होने के बाद क्या हुई बेटा, इस इंसिडेंट के होने के बाद काफी ज्यादा क्लैशेस, काफी ज्यादा वायलेंस बढ़ गया बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट और जनता के बीच में। और महात्मा गांधी ने इस बढ़ते हुए वायलेंस को देख के बेटा हड़ताल को बंद करने का फैसला लिया। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हमें समझना है। देखिए, इसके आगे हम क्या शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी ये बात जानते थे कि अगर एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना है तो हमें हिंदू मुस्लिम्स को एक करना पड़ेगा। महात्मा गांधी समझ गए थे कि इस हड़ताल से, छोटी मोटी हड़ताल से काम नहीं चलेगा। अगर हमें ब्रिटिशर्स को जड़ से हटाना है या ब्रिटिशर्स को हिला के रख देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बड़ा मूवमेंट क्या करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। और बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना अकेले की बस की बात नहीं है। महात्मा गांधी क्या मानते थे कि बड़ा मूवमेंट तभी लॉन्च हो पाएगा जब हिंदू और मुस्लिम्स को क्या किया जाएगा बेटा, एक साथ किया जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ लाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, वो क्या अपॉर्चुनिटी, वो हम समझते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये आपको पता है बेटा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेटा जीत जाता है ब्रिटेन, या हम कह सकते हैं यूके, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड। जीत जाता है बेटा, जीत जाता है। अब इंग्लैंड जीतता है बेटा किससे, ओटोमन एम्पायर से भी जीत जाता है। यानी कि ओटोमन एम्पायर जो थे बेटा वो क्या थे, सेंट्रल पावर्स में थे, तो ओटोमन एम्पायर भी हार जाता है। और ओटोमन एम्पायर में मोस्टली जो डोमिनेंट थे बेटा वो कौन थे, मुस्लिम रूलर्स थे। कौन थे बेटा, मुस्लिम रूलर्स थे। और मुस्लिम रूलर्स का सबसे बड़ा जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है बेटा खलीफा। क्या होता है बेटा, खलीफा। खलीफा जो होता है वो मुस्लिम्स का सबसे बड़ा क्या होता है बेटा, डेजिग्नेशन होता है, जिसे हम खलीफास के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंग्लैंड जीत जाता है तो ओटोमन एम्पायर के साथ वो एक संधि करता है, एक समझौता करता है। समझौते का नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरे। सेवरे की संधि, ट्रीटी ऑफ सेवरे। सेवरे एक जगह का नाम है बेटा, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरे। इस संधि के तहत जाहिर सी बात है, जीता कौन, इंग्लैंड, तो शर्त ये रखेगा, और हारा कौन, ओटोमन एम्पायर, तो शर्त ये मानेगा। तो इस ट्रीटी ऑफ सेवरे के तहत, यानी कि सेवरे की संधि के तहत, इस समझौते के तहत ब्रिटिशर्स ने इस खलीफा के पोस्ट को खत्म करने की बात करी कि हम इस खलीफा के पोस्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं या समाप्त करते हैं। और जाहिर सी बात है, खलीफा का जो पद है वो मुस्लिम्स के काफी ज्यादा
है ना नजदीक था। तो इस खलीफा के पद को खत्म करने की बात से क्या हुआ बेटा, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स नाराज हो गए। कौन हो गए बेटा, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे बेटा वो क्या हो गए, खफा हो गए, या पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स जो थे वो क्या हो गए बेटा, नाराज हो गए। अब जाहिर सी बात है वर्ल्ड के मुस्लिम्स नाराज हुए इस खलीफा के पोस्ट को खत्म करने की बात से, तो जाहिर सी बात है इंडिया के मुस्लिम्स भी क्या हुए बेटा, इस बात से हुए नाराज। तो इंडिया में क्या हुआ बेटा, मुस्लिम्स ने भी मिलकर एक पार्टी का फॉर्मेशन किया। ठीक है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इंडिया के अंदर भी क्या हुआ बेटा, मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के क्या थे बेटा, खिलाफ थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, सॉरी मुस्लिम्स ने क्या किया बेटा, इंडिया के अंदर बॉम्बे में क्या किया बेटा, बॉम्बे में कब, 1919 में, 1919 में बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया गया भारत के मुसलमानों के जरिए। किसका फॉर्मेशन किया गया बेटा, खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया गया भारत के मुसलमानों के जरिए। और इस खिलाफत कमेटी के लीडर जो थे वो थे अली ब्रदर्स। ठीक है, अली ब्रदर्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा थे बेटा, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में भी अगर हम कहें तो ये दो भाई थे। कौन कौन थे बेटा, एक थे आपके मोहम्मद अली और एक थे आपके बेटा शौकत अली। ये दोनों अली ब्रदर्स थे। इन्होंने खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया बॉम्बे में 1919 में, अली ब्रदर्स ने मिलकर फॉर्मेशन किया। क्लियर, हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रही चीजें, पढ़ो इसको बेटा यहां तक। चलिए बेटा क्लियर है। तो बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया गया अली ब्रदर्स के जरिए, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब इनके दुश्मन भी कौन बेटा, ब्रिटिशर्स। और महात्मा गांधी भी किनके खिलाफ थे बेटा, ब्रिटिशर्स। तो महात्मा गांधी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आई कि जब दोनों का दुश्मन एक है तो साथ मिलकर क्यों ना लड़ा जाए। तो यहां महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यह बहुत सही मौका है ब्रिटिश सॉरी हिंदू को और मुस्लिम को एक लाने का। इनको ये बहुत अच्छा मौका नजर आया। लेकिन क्या मुस्लिम्स तैयार हो गए थे, मुस्लिम्स तैयार हो गए थे बेटा, क्योंकि इस टाइम पे जो है बेटा महात्मा गांधी बेटा क्या थे, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी और साथ के साथ इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी, किसी की भी सर घुमा सकते थे बातों से, है ना। तो मोहम्मद अली और शौकत अली को भी जाहिर सी बात है कि ऐसे लीडर की रिक्वायरमेंट थी जो उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाए। तो ये तैयार हो गए थे महात्मा गांधी के सपोर्ट में खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे, जाहिर सी बात है उसके अंदर थे सनातनीस, है ना, द कंजर्वेटिव हायर क्लास हिंदूस। तो वो कहीं ना कहीं इस बात से भिचक रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे बेटा, कन्विंसिंग पावर उनके अंदर बहुत ही जबरदस्त थी। तो फाइनली हम क्या बात करेंगे, फाइनली आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने क्या किया बेटा, कलकत्ता में सेशन हुआ कांग्रेस का। सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कांग्रेस पार्टी की जो साल में एक बार मीटिंग हुआ करती थी जिसमें सभी पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर आया करते थे, उसे सेशन कहा जाता है। तो कलकत्ता सेशन के तहत, किसके तहत बेटा, कलकत्ता में सेशन हुआ। कब हुआ बेटा, सितंबर 1920 में। कब हुआ बेटा कलकत्ता सेशन, सितंबर 1920 में। कब हुआ बेटा कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन हुआ बेटा सितंबर 1920 में। ठीक है, कलकत्ता सेशन हुआ सितंबर 1920 में, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कर लिया बेटा, कन्विंस कर लिया कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को। क्या कर लिया बेटा, कन्विंस कर लिया, या हम कह सकते हैं कि इसी के तहत प्रपोजल रखा गया। कन्विंस भी कर लिया गया या हम कह सकते हैं प्रपोजल रखा गया। किसका, कन्विंस कर लिया कांग्रेस पार्टी को, या प्रपोजल रखा गया कांग्रेस पार्टी के सामने कि वो क्या करेंगे बेटा, वो क्या करेंगे बेटा, वो चलाएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। किसके साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ। यानी कि कन्विंस कर लिया गया कि यहां पे क्या चलाया जाएगा बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा। किसके साथ,
खिलाफत मूवमेंट के साथ, यानी कि ये ऐसा मूवमेंट होगा जो हिंदू और मुस्लिम्स मिलकर क्या करेंगे बेटा, एक साथ चलाएंगे। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, याद रखना बॉम्बे 1919 में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली ने मिलकर बेटा, और यह अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई महात्मा गांधी को कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ कर सकते हैं। मुस्लिम्स इसलिए तैयार हो गए क्योंकि उनको भी एक महात्मा गांधी जैसा लीडर चाहिए था, और महात्मा गांधी ने कलकत्ता सेशन के अंदर सितंबर 1920 में कन्विंस कर लिया कांग्रेस को, या प्रपोजल रखा कांग्रेस पार्टी के सामने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ चलाया जाएगा। अब सवाल निकल के आता है कि सर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों, कोई दूसरा मूवमेंट भी तो महात्मा गांधी चला सकते थे, वाई नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों? सवाल निकल के आता है वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वाई नॉन कोऑपरेशन, वाई नॉन कोऑपरेशन। सवाल निकल के आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही आखिर क्यों, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों कहा? सवाल का जवाब देखिए, महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी बेटा हिंद स्वराज। कौन सी किताब लिखी थी बेटा महात्मा गांधी ने? हिंद स्वराज। कब लिखी थी बेटा? 1909 में। याद रखना किसने लिखी थी, मैं यहां पे लिख देता हूं एमजी, एमजी मतलब महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज लिखी महात्मा गांधी ने 1909 में, और इसके अंदर महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के ऊपर कब्जा किया है, या ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो कॉलोनी बनाया है, वो इस वजह से कॉलोनी बन पाया क्योंकि हम इंडियंस ने उनको कोऑपरेट किया था, सहयोग किया था। अगर हम इंडियंस उस टाइम पे अगर इनको कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स, वन सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा। तो 1909 में हिंद स्वराज किताब के अंदर महात्मा गांधी क्या लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनी इसलिए बना पाए क्योंकि हम इंडियंस को कोऑपरेट किया था, सहयोग किया था। अगर हमने उस टाइम पर उनको सहयोग नहीं किया होता तो ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे ऊपर रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाते। तो पहले हमारी गलती हुई, हमने क्या किया, कोऑपरेट किया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे नॉन कोऑपरेट, यानी कि पहले तो हमने किया सहयोग, अब हम करेंगे क्या, नॉन कोऑपरेशन। तो यहां पे महात्मा गांधी के क्या विचार थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है उसको अनफोल्ड किया जाएगा स्टेजेस। किसमें किया जाएगा, अनफोल्ड किया जाएगा स्टेजेस में, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है परत दर परत या लेवल दर लेवल क्या करेंगे बेटा, ओपन करेंगे। क्लियर है बेटा किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलेगा? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें टाइटल्स दिए हैं उन्हें क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सरेंडर करेंगे किसका, टाइटल्स का। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ और साथ के साथ फॉरेन सर्विसेज, इन सबको हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बहिष्कार करेंगे। अब इसमें स्कूल्स भी आ गए, कोर्ट ऑफिशियल्स भी आ गए, लॉयर्स भी आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी आ गए। यानी कि सबसे पहले जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए हमें टाइटल्स दिए गए हैं हम उन्हें सरेंडर करेंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, क्लोथ को बॉयकॉट करेंगे, सर्विसेज को बॉयकॉट करेंगे। और अगर ये चीजें करने के बाद, हर तरह की चीजें बॉयकॉट करेंगे, और अगर ये चीजें करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमें सप्रेस करने का काम करती है तो फिर हम कौन सा मूवमेंट लॉन्च करेंगे, फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अब सवाल पूछोगे बच्चों आपके सर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से क्या होगा बेटा, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टेजेस में चलेगा। टाइटल्स को सरेंडर करेंगे, फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन सर्विसेज को बॉयकॉट करेंगे। साथ के साथ अगर गवर्नमेंट हमें सप्रेस करने का काम करती है तो हम क्या करेंगे बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च करेंगे। अब इस तरीके की अवेयरनेस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अवेयरनेस जो है मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी मिलकर जगह जगह तक लोगों तक फैलाने लगे। क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तो नहीं था ना बेटा, ये एक जगह पे मैसेज करके भेज देंगे कि देखो चलो भाई मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है। जगह जगह पे जाना पड़ता था, ठीक है, चल के जाना पड़ता था, दौड़ के जाना पड़ता था, लेकिन जाना पड़ता था। लेकिन अब इसमें एक समस्या निकल के आई। क्या समस्या निकल के आई कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्या हुआ बेटा, टसल शुरू हो गई, एक बहस शुरू हो गई। बहस क्यों शुरू हुई, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर हर एक फॉरेन सर्विसेज को बॉयकॉट करने की बात की गई थी कि हर एक चीज को क्या किया जाएगा बेटा, बॉयकॉट किया जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत।
ठीक है। क्या किया जाएगा बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत उसे बॉयकॉट किया जाएगा। लेकिन समस्या क्या थी, यहां पे कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स क्या बोलते हैं कि अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो हमें ब्रिटिशर्स के जरिए जो काउंसिल इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसको भी बॉयकॉट करना पड़ेगा, और काउंसिल इलेक्शंस को अगर हमने बॉयकॉट किया तो जो पार्टी के अंदर हमारी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हैं यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स क्या बोलते हैं कि अगर हमने इन काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया, जो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कुछ पार्टी के लीडर जो है, कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है, कांग्रेस काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। लेकिन एट लास्ट मैंने वही बताया, महात्मा गांधी सही कौन थे बेटा, कन्विंसिंग पावर में बहुत ही होशियार थे। तो फाइनली कुछ इंटेंस टसल हुआ, बहस हुई कांग्रेस पार्टी के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में, लेकिन फाइनली फिर एक सेशन होता है कांग्रेस का, और वो सेशन कहां पे होता है बेटा, वो सेशन होता है बेटा आपका कहां पे, नागपुर में। और सेशन कब होता है, 2 महीने बाद ही, पहला हुआ था सितंबर 1920 में, ये सेशन होता है दिसंबर 1920 में। और इस सेशन के तहत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे हम बोलते हैं एनसीएम प्लस खिलाफत मूवमेंट, इस प्रोग्राम को क्या कर लिया गया बेटा, अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि प्रपोजल रखा गया था कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920, और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट या अडॉप्ट कब कर लिया गया बेटा, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। क्लियर बेटा, समझ में आई बेटा बात आपको, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है कि नॉन कोऑपरेशन ही क्यों। हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था बेटा, कि बिना कोऑपरेशन के सपोर्ट नहीं आ पाता, लेकिन हमने कोऑपरेट किया, इस वजह से क्या हो गया बेटा, नुकसान हो गया। क्लियर है। ठीक है बेटा, तो नागपुर में जो सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, उसके तहत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को क्या कर लिया गया बेटा, अडॉप्ट कर लिया गया, या हम कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को क्या कर लिया गया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया गया। क्लियर बेटा, हाँ या ना, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा आपको, हाँ या ना में बताओ बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे ये मूवमेंट कैसे बढ़ता है। चलिए समझते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जिसे हम खिलाफत मूवमेंट के साथ चलाएंगे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत। कब शुरुआत हुई बेटा इसकी, जनवरी 1921। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई जनवरी 1921 में खिलाफत मूवमेंट के साथ। अब डिमांड थी स्वराज की, सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल, स्वयं का राज। लेकिन इंडिया के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, आपको पता है, बिजनेस क्लास भी है, वर्किंग क्लास भी है, साथ के साथ क्या है बेटा, आपकी रिच पीजेंट्स भी हैं, और साथ के साथ बेटा आपके क्या है, पुअर पीजेंट्स भी हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सब लोगों के लिए स्वराज की डेफिनेशन क्या है बेटा, अलग अलग है। हर कोई स्वराज की परिभाषा को अलग अपने हिसाब से समझता है। हर किसी के लिए स्वयं के राज की डेफिनेशन अलग है, हर किसी के लिए सेल्फ रूल की डेफिनेशन क्या है बेटा, अलग है। तो सबके लिए अलग अलग मायने थे बेटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के और खिलाफत मूवमेंट के। अब हम उनको समझेंगे कि सबके लिए स्वराज की डेफिनेशन क्या क्या थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाउन्स वाले एरिया कि शहरी क्षेत्र में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से आगे स्प्रेड होता है। कौन से एरियाज में बेटा, टाउन्स वाले एरियाज में। जाहिर सी बात है, टाउन्स वाले एरियाज में आपको मोस्टली मिडिल क्लास पॉपुलेशन आपको देखने को यहां पे मिलेगी। क्लियर है क्या बेटा, हाँ या ना। ठीक है, तो टाउन्स वाले एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से बढ़ता है वो हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ने क्या किया बेटा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो स्टूडेंट्स ने क्या किया बेटा, लेफ्ट स्कूल्स यानी कि फॉरेन स्कूल्स में जाना का बंद कर दिया बेटा स्टूडेंट्स ने। ठीक है, स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया बेटा कॉलेजेस भी, यानी कि कॉलेजेस में भी जाना बंद कर दिया बेटा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाना बंद कर दिया, नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं,
नॉन कॉपरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बंद कर दिया बेटा, लेफ्ट कर दी बेटा क्या, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेस थे उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जाना बंद कर दिया, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो। फॉरेन गुड्स को हमने कंज्यूम करने के लिए मना कर दिया कि अब हम फॉरेन गुड्स का कंजप्शन नहीं करेंगे। साथ के साथ अब हम फॉरेन क्लोथ का भी क्या नहीं करेंगे बेटा, कंजप्शन नहीं करेंगे। टाउन्स में चल रहा है ये मूवमेंट, कहां चल रहा है, टाउन्स में। और साथ के साथ हम फॉरेन सर्विसेज को भी क्या करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बॉयकॉट वाला सिस्टम या नॉन कॉपरेशन वाला सिस्टम चल रहा है टाउन्स वाले एरिया। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, बच्चों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने क्या कर दिया बेटा, लेफ्ट कर दी गवर्नमेंट ऑफिसेस। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन सर्विसेज को बॉयकॉट किया गया, लिकर की शॉप्स पे ताले लगा दिए गए बेटा, है ना, लिकर शॉप्स पे क्या कर दिए गए बेटा, ताले लगा दिए गए, पिकेटेड, है ना, लिकर की शॉप्स पे क्या कर दिए गए बेटा, ताले लगा दिए गए। ठीक है, ये इस तरीके की सिचुएशन चल रही है बेटा, कहां पे, टाउन्स वाले एरियाज में चल रही है। साथ के साथ हमने क्या किया बेटा, काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया। किसको इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया। लेकिन यहां एक बात समझनी है बेटा कि ये जो काउंसिल इलेक्शंस हैं इसे बॉयकॉट मद्रास ने नहीं किया था। किसने नहीं किया था बेटा, मद्रास ने। मद्रास ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि मद्रास के अंदर जो पार्टी है उसका नाम है जस्टिस पार्टी। क्या नाम है बेटा, जस्टिस पार्टी। और इस पार्टी के अंदर जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे थे नॉन ब्राह्मण्स, यानी कि वो ब्राह्मण नहीं थे। तो यहां पे मद्रास की जस्टिस पार्टी को ये लगा कि ये सही समय है ऐसी पार्टी को आगे बढ़ने का, एक ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ ब्राह्मण्स ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर मोस्ट ऑफ द जो लोग थे वो हिंदूज थे, कंजर्वेटिव हायर क्लास हिंदूज। तो मद्रास के लोगों ने काउंसिल इलेक्शंस में, जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। इसलिए बॉयकॉट नहीं किया क्योंकि उनका यह मानना था कि यह सही समय है जिसमें नॉन ब्राह्मण्स भी पावर में आ सकते हैं या उभर के निकल के आ सकते हैं, क्योंकि जस्टिस पार्टी के अंदर जो मेंबर्स थे बेटा वो कौन से थे बेटा, नॉन ब्राह्मण्स मेंबर्स थे। याद रह जाएगी बेटा बात, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, समझो बेटा, इसको लिखो पहले, फिर कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, अब मद्रास की जस्टिस पार्टी ने तो क्या किया था बेटा, इलेक्शन से पार्टिसिपेट किया था। अब जब हमने फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ और फॉरेन सर्विसेज को बॉयकॉट कर दिया तो जाहिर सी बात है फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ जो थे उनका एक्सपोर्ट क्या हो गया बेटा, घट गया। उनका एक्सपोर्ट में तो क्या हो गया बेटा, डाउनफॉल आ गया। और इंडियन गुड्स और इंडियन क्लोथ उसकी डिमांड क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। इंडियन गुड्स और इंडियन क्लोथ की डिमांड क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। ठीक है, पूरा सिनारियो समझ आ रहा है बेटा, शहरी क्षेत्र में क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को छोड़ दिया, फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन सर्विसेज को बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स पे ताले लगा दिए गए, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। लेकिन मद्रास ने नहीं किए थे क्योंकि वह जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी पावर में आना चाहती थी। फॉरेन क्लोथ की डिमांड पूरी तरीके से घट गई, एक्सपोर्ट भी उनका, इंपोर्ट भी सॉरी उनका घट गया। इंडियन गुड्स और इंडियन क्लोथ की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, टाउन्स के अंदर जो चीजें चल रही थी उसमें क्या थी बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब सर वो प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन द टाउन्स, प्रॉब्लम्स इन द टाउन्स। प्रॉब्लम्स क्या थी आखिर शहरी क्षेत्रों में, यानी कि टाउन वाले एरिया में आखिर प्रॉब्लम क्या थी, यह आपको समझना पड़ेगा कि शहरी क्षेत्र में आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही थी। ठीक है, टाउन वाले एरिया में आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही थी। देखिए प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि फॉरेन गुड्स और फॉरेन सर्विसेज को तो हमने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन इंडियन जो क्लोथ था बेटा वो था खादी। क्या था बेटा, खादी। और खादी जो क्लोथ है बेटा वो था एक्सपेंसिव वन। क्या था बेटा, महंगा था, एक्सपेंसिव था, जाहिर सी बात है वो क्या था बेटा, एक्सपेंसिव था। क्या था बेटा, वो एक्सपेंसिव था। जो खादी ब्रांड था बेटा वो क्या था बेटा, एक्सपेंसिव था। लेकिन समस्या क्या है बेटा, एक्सपेंसिव होने की वजह से इसमें समस्या ये निकल के आई बेटा कि एक्सपेंसिव तो ये था, लेकिन दिक्कत क्या थी बेटा कि इस टाइम पे जो भारत की पॉपुलेशन 30-40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी बेटा, पुअर थी और इलिटरेट थी। माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ही सिर्फ अमीर थे बेटा, बाकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन गरीब थी। तो फॉरेन क्लोथ को तो आपने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन खादी क्या है बेटा, महंगी है। तो हर एक इंडिविजुअल कैसे खादी को परचेस कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है वापस से लोग किसकी तरफ स्विच करने लगे बेटा, फॉरेन क्लोथ की तरफ स्विच करने लगे। याद रह जाएगी बेटा बात, यानी कि पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसे ऊपर चढ़ा धीरे धीरे, अब इसका ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, नीचे की तरफ आ रहा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, शहरी क्षेत्र में तो फॉरेन क्लोथ को क्या कर दिया गया बेटा, वापस से इस्तेमाल करने लगे। अब
बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था और इंस्टीट्यूट कॉलेजेस जाना छोड़ दिया था बेटा बच्चों ने, तो उससे क्या दिक्कत निकल के आई, उससे ये दिक्कत निकल के आई बेटा कि इंडियन इंस्टीट्यूशन जो थे वो उस टाइम पे बहुत कम थे। इंडियन इंस्टीट्यूशंस क्या थे बेटा उस टाइम पे बहुत ज्यादा कम थे। अब इंडियन इंस्टीट्यूशंस कम थे बेटा, अब ऐसा तो नहीं इंस्टीट्यूशंस रातों रात बन जाएंगे, तो क्या हुआ बेटा बच्चे को पढ़ने तो जाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अब आप फॉरेन स्कूल्स और कॉलेजेस में वापस से बच्चे जाने लग जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वापस से क्या कर देते हैं बेटा, ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं। बताओ बेटा हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। यानी कि फॉरेन क्लोथ को जो डिमांड खत्म हुई थी वापस से बढ़ गई और फॉरेन स्कूल्स और कॉलेजेस से बच्चों ने जाना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से शहरों में मूवमेंट बढ़ा तो सही, लेकिन वो मूवमेंट क्या होने लग गया बेटा, डाउनफॉल होने लग गया। अब ये शहरी क्षेत्र में तो हमने बात कर ली, अब हम सवाल पे बात करेंगे कि सर गांव में किस तरीके का ये हुआ। और गांव में भी दो तरीके की कंट्री साइड में हमें दो सिचुएशन देखने को मिलेगी, एक मिलेंगे बेटा पेसेंट्स और एक देखने को मिलेंगे ट्राइबल्स। तो वहां पे किस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरी क्लास है तो मुझे उस क्लास को भी लेना पड़ेगा। तो आज हम अपना लेक्चर क्या करते हैं बेटा, यहीं पर ही एंड करते हैं। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम देखेंगे कंट्री साइड में किस तरीके से मूवमेंट आगे चलता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।